ओके विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कॉमर्स में चैप्टर नंबर 1 पारिभाषिक शब्दों की समझ, उसमें हमने 26 तक देखे हैं और भी थोड़े आज हम आगे देखेंगे। जिसमें पहला है देनदार। तो देनदार किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, देनदार यानी क्या? तो जिस ग्राहक को हमने उधार से माल या सेवा बेचा है और अभी उसने हमें पैसे नहीं दिए, पैसे देने के बाकी है, तो जब तक वो व्यक्ति हमें पैसे ना दे, वह व्यक्ति यानी ग्राहक, हम ग्राहक को ही माल उधार बेचते हैं, तो वह व्यक्ति यानी ग्राहक, जिसका दूसरा नाम है देनदार, उसे जब तक हमें पैसे ना दे तब तक हम उसको देनदार के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि व्यापारी जब ग्राहक को उधार या साख से माल या सेवा बेचता है तो उस ग्राहक को देनदार कहते हैं। देनदार यानी जिसको हमने उधार से माल, सेवा या वस्तु बेचा है और पैसे अभी तक हमें नहीं मिले, उस व्यक्ति ने पैसे बाकी रखे, मतलब ग्राहक का दूसरा नाम है देनदार। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भाई लेनी हुंडी, बराबर। तो लेनी हुंडी क्या होती है? कि भाई लेनी हुंडी यानी हमें जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, बराबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि देनदार यानी ग्राहक जिसको हमने उधार से माल बेचा है और उसके पास से हमें पैसे लेने बाकी है, तो हमारे पास तो कोई पुरावा है नहीं कि हमने उसको 20,000 का माल उधार से बेचा है और उसने बोला है कि मैं अगले महीने 10 तारीख को आपको पैसे दे दूंगा, बराबर। तो हमारे पास ऐसा कोई लिखित पुरावा नहीं है, इसलिए व्यापारी यानी हम क्या करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में ऐसा लिखते हैं कि भाई माननीय ग्राहक, आपको पता हो कि आपने मेरी दुकान से इस तारीख को 20,000 का माल लिया है और इसके पैसे नकद आप मुझे अगले महीने की 10 तारीख को देने वाले हैं, बराबर। तो ऐसी चिट्ठी व्यापारी लिखकर किसको भेजता है? ग्राहक को भेजता है, यानी देनदार को। तो देनदार क्या करता है, उस चिट्ठी को पढ़ता है और उसके नीचे उसकी साइन, अपनी खुद की, देनदार अपनी साइन कर देता है। वो साइन हो जाए, वो चिट्ठी वापस आती है और वापस आने के बाद व्यापारी जिसने चिट्ठी लिखी थी वो भी उसके ऊपर साइन कर देता है। साइन व्यापारी पहले कर सकता है, बाद में कर सकता है, लेकिन लेनी हुंडी तभी अस्तित्व में आती है जब ग्राहक उसके ऊपर साइन करे। ग्राहक साइन करेगा मतलब उसने स्वीकार किया अपने दायित्व का कि भाई हाँ भाई, मैंने आपसे 20,000 का माल लिया है और अगले महीने की 10 तारीख को इसके पैसे मैं 20,000 पूरे नकद चुका दूंगा, तो उसे कहते हैं लेनी हुंडी। तो व्यापारी ने ग्राहक देनदार को उधार से माल बेचा है, इसके लिए व्यापारी ग्राहक देनदार पर चिट्ठी लिखता है। ग्राहक देनदार उस चिट्ठी पर साइन करके दायित्व का स्वीकार करता है, तो वह चिट्ठी व्यापारी के लिए लेनी हुंडी बनती है। व्यापारी के लेनी हुंडी और जिस ग्राहक ने उसका स्वीकार किया है उसके लिए देनी हुंडी, उसको पैसे देने हैं और हम व्यापारी, हमें पैसे लेने हैं। उसके बाद आता है लेनदार। तो लेनदार कैसे कहते हैं? जैसे कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जो चीज़, वस्तु या माल बेचता हूँ वो भी मुझे कहीं से लाना पड़ेगा, तो मैं जिस व्यक्ति से माल लाता हूँ या जिस व्यक्ति से माल खरीदता हूँ, वह व्यक्ति को अगर मैंने पैसे नहीं दिए, यानी उधार से माल खरीदा है मैंने, तो वह व्यक्ति मेरे लिए देनदार कहलाएगा। जिसको माल बेचा वो ग्राहक देनदार बनता है और जिससे मैंने माल खरीदा हो और मुझे पैसे चुकाने के बाकी है, तो वह व्यक्ति मेरे लिए लेनदार बनता है। लेनदार, उधार खरीदी जब हम करेंगे तो व्यक्ति लेनदार बनेगा। हमने किसी व्यक्ति से उधार या साख पर माल या सेवा खरीदा हो और वह व्यक्ति हमारा लेनदार यानी व्यापारी बनता है, बराबर। उसके बाद आता है देनी हुंडी। तो देनी हुंडी अभी मैंने आपको समझाया कि भाई मैंने लेनदार से माल खरीदा है, किसी व्यक्ति से उधार से माल खरीदा है, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं कि मैंने माल खरीदा है उधार से और 2 महीने के बाद मैं उसको पैसे देने वाला हूँ, तो वह व्यक्ति क्या करता है कि मेरे ऊपर एक चिट्ठी लिखता है, बराबर। वो चिट्ठी में लिखता है कि विजय भाई, आपको मालूम हो कि आपने मेरी दुकान में से 20,000 का माल खरीदा है जिसके पैसे 2 महीने के बाद आप देने वाले हैं नकद में।
तो वो चिट्ठी मेरे पास आती है, मैं उसको पढ़ता हूँ कि हाँ भाई मैंने उससे माल लिया है और 2 महीने के बाद मुझे पैसे देने हैं, तो मैं उसके ऊपर साइन करके वो चिट्ठी वापस लेनदार को दे देता हूँ। तो वह चिट्ठी मेरे लिए, मैंने दायित्व का स्वीकार किया इसलिए मेरे लिए देनी हुंडी बनती है, और लेनदार के लिए वही चिट्ठी क्या बनती है, मेरे से पैसे लेना है तो वो लेनी हुंडी बनती है। यानी चिट्ठी एक ही होती है, पक्षकार अलग अलग होते हैं, किसी के लिए वो चिट्ठी लेनी हुंडी बनती है और किसी के लिए वो चिट्ठी देनी हुंडी के रूप में बनती है। तो जब लेनदार हमारे पर चिट्ठी लिखे और हम साइन करके उसका स्वीकार करें तो वह चिट्ठी हमारे लिए देनी हुंडी बनती है। उसके बाद वाला पॉइंट लागत। तो लागत व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जब भी कोई व्यवसाय करेंगे, कोई वस्तु या सेवा का निर्माण करेंगे, यानी उस चीज वस्तु को जब बनाएंगे तो उस चीज वस्तुओं को बनाने के बाद उसको बाजार में बेचने के लिए उसका बिक्री मूल्य तय करना होता है। पर बिक्री मूल्य तय करने के लिए आपको लागत मूल्य करना पड़ता है। तो लागत यानी वस्तु बनाते समय उसमें जो जो खर्चे हुए हैं उस सभी खर्चों का योग यानी जोड़ करने पर वस्तु की लागत कीमत मिलती है। जैसे कि समझो कि ये बेटा कैलकुलेटर है, तो एक कंपनी ये कैलकुलेटर बनाती है, तो उस कंपनी के लिए लागत कीमत क्या होगी। तो आप देख सकते हो कि ये कैलसी के लिए सबसे पहले उसकी बॉडी बनानी पड़ेगी प्लास्टिक की, तो वो प्लास्टिक की बॉडी चारों ओर से बनाएगा। समझो कि उसके लिए उसको 20 रुपये का खर्च होता है। उसके बाद उसको यहाँ इसके अंदर स्विच लगानी है, स्विच, तो प्रति कैलसी स्विच लगाने का खर्च 10 रुपये होता है, 20 और 10 30। उसके बाद आपको ये पैनल लानी होती है, एलईडी पैनल, बराबर। ये जो पैनल है वो मदरबोर्ड के साथ सोल्डरिंग करनी पड़ती है, तो मदरबोर्ड के साथ उसको जोड़ दिया, कैलसी को चालू कर दिया, तो ये जो पैनल होती है, यह पैनल समझो कि 30 रुपये की आती है। तो 20 और 10 30 और उसमें और 30 पैनल की 30 रुपये, और इसके लिए बिजली व कर्मचारियों का वेतन वगैरह सब लागत और 10 रुपये जोड़ देते हैं। तो कुल मिला के ये कैलकुलेटर 70 रुपये में अगर बना है तो व्यापारी, जो कंपनी यानी जिसने इसका निर्माण किया है, उत्पादक कंपनी, तो वह इसकी लागत 70 रुपये 70 होने के बाद उसका बिक्री मूल्य निश्चित करेगी। तो बिक्री मूल्य निश्चित करते समय वो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखती है, क्योंकि ये कैलसी एक कैलसी कंपनी घर घर बेचने नहीं जाएगी। वो क्या करेगी, यह कैलसी थोकबंद व्यापारी को बेचेगी, एक साथ 10 लाख पीस 20 लाख पीस। थोकबंद व्यापारी यह चीज फुटकर व्यापारी, छूटक व्यापारी जो हमारे दुकानदार होते हैं लोकल, उसको बेचेगा, और लोकल दुकानदार ये कैलसी हमें बेचेगा। तो इन सभी का लाभ उसमें पहले से निश्चित कर लिया जाता है, और ये लाभ भी अंदर जोड़कर उसकी कीमत नक्की की जाती है। समझो कि ये 70 रुपये का कैलसी है, तो उसकी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये एमआरपी 120 रुपये नक्की की जाती है, यानी उसमें पूरा 50 रुपये का लाभ जोड़ा गया है। तो वो लाभ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे कि 70 रुपये का कैलसी एक कंपनी 10 लाख 20 लाख कैलसी थोकबंद व्यापारी को 80 रुपये में बेच देगी, तो कंपनी को 10 रुपये का मुनाफा हुआ। थोकबंद व्यापारी ये रिटेल व्यापारी को 90 रुपये में बेच देगा, 90 रुपये में, और रिटेल व्यापारी है वो ये 90 रुपये का कैलसी हमें 120 रुपये में बेचेगा। तो रिटेल व्यापारी को 30 रुपये का लाभ होता है, थोकबंद को 10 का होता है, कंपनी को भी 10 का होता है। यानी जब भी कोई वस्तु मार्केट में बेचने के लिए आती है तो उसका बिक्री मूल्य तय करने के लिए पहले लागत कीमत पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि इस कैलसी को बनाने में 70 रुपये लगे हैं, तभी आप उसका बिक्री मूल्य निश्चित कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये कैलसी 70 रुपये में बना है और ये बनने के बाद आप बाजार में 50 रुपये में बेच दोगे, तो आपको प्रति कैलसी 20 रुपये की हानि, नुकसान हो सकती है, और ऐसे कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। पर वो कंपनी बाजार में नहीं टिक पाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी धंधा, कोई भी व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से धंधा करता है। अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो वो व्यवसाय भी नहीं करेगा। ओके, क्लियर। तो ये हुआ लागत, बराबर। लागत के बाद आता है वाउचर। वाउचर यानी जिसका दूसरा नाम है भरतिया, बिल या रसीद। हम इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, वाउचर, बिल, भरतिया, रसीद। तो ये सब क्या है, तो ये नामे में
हम जो अकाउंट पढ़ रहे हैं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, महत्वपूर्ण कागज है, क्योंकि इसके बिना नामे में कोई भी चीज लिखने की शुरुआत नहीं हो सकती। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नामा अगर आपको लिखना है, समझो आप कहीं कोई कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो एज ए अकाउंटेंट, तो आप वहाँ पे जॉब पर जाओगे तो पहले दिन आपको एक फाइल दी जाएगी। उस फाइल में बहुत सारे बिल होंगे, बिल, रसीद, खरीदी का बिल, बिक्री का बिल, पगार का बिल, वेतन का बिल, इसका बिल, उसका बिल, यानी सब बिल हो गए। तो बिल को पढ़कर आपको समझना है कि यह बिल के आधार पर कंपनी ने खरीदी की है, इस बिल के आधार पर कंपनी ने ये माल बेचा है, इतना वेतन दिया है, इतनी मजदूरी दी है, इतने का कच्चा माल खरीदा है, इतने का बिजली बिल दिया है, बराबर। तो ये बिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी, आपके घर पे गैस का बाटला आता है तो भी उसका रसीद साथ में आती है। जब हम मेडिकल में से कोई दवाई लेते हैं तो दवाई के साथ हम बिल लेते हैं। हमने एक फ़ोन खरीदा हो, आईफोन, एप्पल, सैमसंग, आपकी जो कैपेसिटी है, बराबर, एमआई का भी हो या फिर वीवो का हो या ओप्पो का हो, हम फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन के साथ हम बिल जरूर लेते हैं। क्यों? बिल से ही हमें आगे क्या कोई भी सपोर्ट मिलता है। जब भी हम बाइक खरीदें, गाड़ी खरीदें, मकान खरीदें तो सबके बिल जरूर होते हैं। मकान या ऐसी स्थायी संपत्ति के लिए हम दस्तावेज बनाते हैं पैसों से, वकील के पास, इससे हम नाम का ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे लिए भी धंधे में वाउचर, बिल, रसीद या भरतिया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बराबर। मुझे समझो कि भाई कोई विद्यार्थी आके बोले, बालोटिया सुनील, वो आके ऐसा बोले कि सर देखो मैंने एप्पल का फ़ोन लिया, तो मैं उसको क्या समझूंगा कि भाई ये एप्पल का फ़ोन कैसे लिया, ये तो झूठ बोल रहा है, भाई ये तेरा एप्पल का फ़ोन तेरा नहीं है, किसी और का है। पर दूसरी जेब में से होकर बिल निकाल के दिखाए कि देखो ये बालोटिया सुनील मेरे नाम का बिल है सर, और ये मैंने 85,000 में ये फ़ोन खरीदा है, तो मैं मान लूँगा कि हाँ भाई ये फ़ोन उसी ने ही खरीदा है। यानी धंधे में कोई भी व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, उस व्यवहार का पता बिल से चलता है। तो कोई भी कंपनियों के बिल के आधार पर ही सब काम करती है, बिना बिल के कोई कंपनी कोई काम नहीं कर सकती है। तो हमें भी जब भी कोई चीज़, वस्तु या सेवा खरीदनी हो तो हमें बिल जरूर लेना चाहिए। आप जब हम फीस भरते हो हमारे पास, बराबर, ट्यूशन की फीस भरते हो तो हम फीस की रसीद आपको देते हैं, बराबर। तो ये एक दस्तावेज हो गया कि आपने पैसे भरे और मैंने पैसे का स्वीकार किया है। तो यहाँ पर धंधे में कोई भी व्यवहार हुआ है या उसका लिखित पुरावा यानी वाउचर, बिल या रसीद। यह वाउचर धंधे के लिए अधिक आवश्यक है। व्यवसाय में हिसाबी लेखा की शुरुआत वाउचर से होती है। धंधे में आपको कोई भी हिसाब लिखना हो तो सबसे पहले बिल चाहिए। बिल के आधार पर ही आप व्यवहार लिख सकते हैं कि भाई 5 लाख रुपए का माल खरीदा, 20 लाख रुपए का माल बेचा। ऐसे मन घड़ंत आप कोई भी चीज लिख नहीं सकते नामे के अंदर। इसलिए नामा को वैज्ञानिक रूप से माना गया है, वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर विज्ञान या कला माना गया है। विज्ञान में जैसे सिद्धांत या नियम होते हैं वैसे ही इसके अंदर सिद्धांत है। उसके बाद आप देखते हैं बट्टा। तो बट्टा क्या होता है कि व्यापारी कभी कभी ग्राहक को वस्तु निश्चित कीमत से कम कीमत पर बेची जाती है तो वह कम की गई रकम को बट्टा कहते हैं। बट्टे के 2 प्रकार है, प्राप्त बट्टा और दिया बट्टा। कभी कभी व्यापारी द्वारा आप देखेंगे दिवाली के टाइम पर या सातम आठम के टाइम पर डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, सेल 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 ऐसा लिखा होता है। तो डिस्काउंट या सेल यानी बट्टा, बराबर। तो व्यापारी द्वारा कभी कभी चीज वस्तु की कीमत पर डिस्काउंट दिया जाता है। समझो कि आप एक लैपटॉप लेने गए हो और उसकी कीमत 60,000 रुपये हो और सामने आपको व्यापारी ऐसा बोले कि भाई अभी सातम आठम की वजह से 3 दिन के लिए डिस्काउंट है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, यानी 60,000 का लैपटॉप में 10% डिस्काउंट यानी 6,000 रुपये कम हो जाएंगे आपके। तो वो लैपटॉप आपको 54,000 रुपये में मिलेगा। 54,000 चुकाएंगे, लैपटॉप मिल जाएगा 6,000 रुपये की कमी। तो ये कमी क्यों की जाती है, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? इससे माल की बिक्री बढ़ती है और ग्राहक आकर्षित होता है। आपने लैपटॉप लिया, आप 4 लोगों को बोलेंगे भाई क्रोमा में से लैपटॉप लिया मैंने और अभी उसमें डिस्काउंट चल रहा है, एसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, तो सभी चीज़ों के ऊपर 3 दिन डिस्काउंट चल रहा है। तो कोई भी ग्राहक उससे आकर्षित होकर वो वस्तु खरीदने जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि भाई घिसाई। तो घिसाई क्या है? तो घिसाई यानी स्थायी संपत्ति की कीमत में होने वाली धीरे धीरे कमी।
कोई भी संपत्ति है, वो संपत्ति का यूज करने पर हमें उसके अंदर उसका उपयोगी मूल्य धीरे धीरे कम होता है, यानी उसकी बाजार कीमत कम होती है। समझो कि मैंने एक बाइक खरीदा है, पल्सर बाइक 80,000 रुपये का है, 80,000 से लाख रुपए का, समझो कि 80,000 का ही लिया है। तो ये पल्सर बाइक मैंने 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, 4 साल, 5 साल। 5 साल के बाद अगर मैं बाजार में बेचने जाऊंगा तो उसकी कीमत क्या मिलेगी? 80,000 के कोई मुझे 70,000 रुपये देगा? 60,000 भी देगा? नहीं। आप बोलेंगे सर ये तो 5 साल पुराना हो गया है। तो जैसे जैसे वस्तु पुरानी होती है उसके स्पेयर पार्ट घिसते जाते हैं और उसका मूल्य यानी उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये कम कीमत होना यानी कि घिसाई कंपनी के अंदर अलग अलग पद्धति से गिनी जाती है। क्या घिसाई गिनने की 11 पद्धतियां हैं, पर इसमें से हमें 2 पद्धतियां सीखनी है 11वीं कक्षा में, और 12वीं में भी वही 2 आएगी। एक तो सीधी रेखा की पद्धति और एक घटती जती बाकी की पद्धति। इन 2 पद्धतियों से घिसाई गिनी जाती है। तो घिसाई धंधे में कोई भी स्थायी संपत्ति के कीमत में धीरे धीरे कमी होती है तो उसे घिसाई कहते हैं। घिसाई यह राजस्व खर्च है, यानी प्रति वर्ष घिसाई गिननी जरूरी है। ओके विद्यार्थी मित्रों, बाकी जो बच्चे हैं पारिभाषिक शब्द ये अभी हम दूसरे वीडियो में देख रहे हैं। कुल मिलाकर इस चैप्टर का आज जितना भी कामकाज है वो हम पूरा कर देंगे। ओके, थैंक यू।